हेलो एंड वेलकम टू स्टडी सेंटर। मैं उपदेश और आप हैं मेरे साथ आज के इस सेशन में। आज हम आर्टिकल 12 टू 30 से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये अक्सर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस में और भी अदर एग्जाम्स में आते हैं। तो ये पार्ट 2 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 जो कि है, द टर्म स्टेट has been used in different provision concerning the fundamental rights against which the citizens are protected. The state can include which of the following? तो स्टेट के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा डिफिनेशन जो है सही है? तो आपके सामने 1 2 3 ऑप्शंस हैं, सोचिए। ओके, तो पहला जो है, पहला ऑप्शन कह रहा है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। क्या ये स्टेट के अंडर में आता है, जो कि आर्टिकल 12 है? बिल्कुल आता है। सेकेंड है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। क्या यह आता है आर्टिकल 12 के अंडर? बिल्कुल आता है। एंड थर्ड, द प्राइवेट पार्टी अंडर अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कॉन्टैक्ट विद द गवर्नमेंट। पब्लिक प्लस प्राइवेट पार्टनरशिप है ना, और इसका जो है गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट, तो यह बिल्कुल आता है स्टेट के अंडर, क्योंकि गवर्नमेंट जो है इसको, है ना, गवर्नमेंट कॉन्टेक्ट है तो गवर्नमेंट इसको फंड करेगी, गवर्नमेंट जो है इसको प्रोटेक्ट भी करेगी, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट इसके लिए जरूर करेगी। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो गया, तो इसलिए ये स्टेट के अंडर आ जाएगा। और स्टेट का डिफिनेशन जो है वो आर्टिकल 12 में दिया है, तो तीनों आएगा। तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। अगर आपने ये से अगर ये लगाया था तो आप सही थे। अब जस्टिफिकेशन देख लेते हैं आर्टिकल 12 का। तो आर्टिकल 12 जो कि है डिफिनेशन ऑफ स्टेट, ये कहता है कि गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। तो यहाँ कह रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है ये स्टेट के अंडर में आएगा। तो आर्टिकल 12 में स्टेट का जो डिफिनेशन है उसमें यूनियन गवर्नमेंट प्लस गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट विच इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, तो ये स्टेट गवर्नमेंट भी आ गया। थर्ड है ऑल लोकल अथॉरिटी, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट प्लस सभी लोकल अथॉरिटी जो कि म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एंड ट्रस्ट बोर्ड, प्लस all other authorities that is statutory or non-statutory like LIC, ONGC, SAIL, plus Supreme Court के according even a private body or agency falls under the definition of state under Article 12। तो आप इसको जो है क्विक रिवाइज कीजिए। यूनियन गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट प्लस ऑल लोकल अथॉरिटीज जो कि म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, प्लस ऑल स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी लाइक LIC, ONGC, एंड इवन अ प्राइवेट बॉडी फॉल्स अंडर द डिफिनेशन ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट प्रेफर टू, इनमें से कौन सा जो है स्टेट गवर्नमेंट को प्रेफर नहीं करता है? सोचिए। ओके, तो पहला है स्टेट हाई कोर्ट। क्या स्टेट हाई कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है? बिल्कुल नहीं आता। अब देखिए पावर का जो है डिवीजन है वो कुछ ऐसे है, लेजिस्लेचर executive and judiciary. Executive is responsible to legislature, but judiciary is not responsible to legislature and executive. Judiciary जो है ये बिल्कुल फ्री इंस्टीट्यूशन है, बिल्कुल फ्री है। इस पे जो है ये किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्यों नहीं है? टू श्योर जस्टिस। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, क्या स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है? नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट,
सुप्रीम कोर्ट क्या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है? नहीं आता है। तो क्वेश्चन है कि टर्म स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट रेफर टू, नाइदर इट रेफर टू स्टेट हाई कोर्ट नॉर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन और ना ही सुप्रीम कोर्ट। तो तीनों जो है आएगा। अगर आपने डी लगाया था तो आप बिल्कुल सही है, डज नॉट रेफर टू है। नेक्स्ट देखिए जस्टिफिकेशन कह रहा है कि जुडिशियरी एंड ह्यूमन राइट कमीशन कीप अ चेक, वर्ड को ध्यान से देखने की आदत डालिए। कीप अ चेक ऑन गवर्नमेंट एक्टिविटीज। गवर्नमेंट एक्टिविटीज को चेक करने के लिए जरूरी है कि आप गवर्नमेंट से बाहर रह करके काम करें। सो हेंस दे कैनॉट बी अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। अगर आप गवर्नमेंट के पार्ट होंगे तो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज को कैसे चेक करेंगे, आप उसको क्रिटिसाइज कैसे करेंगे? तो इसलिए जुडिशरी और ह्यूमन राइट कमीशन ये जो है गवर्नमेंट के पार्ट्स नहीं है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट के। ओके क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर एम्बिट ऑफ राइट टू इक्वलिटी? 3 ऑप्शन है और इन तीनों में कौन सा राइट टू इक्वलिटी के अंडर आता है? सोचिए। ओके तो इसका सही आंसर जो है वो सी है। अगर आपने सी लगाया तो आप बिल्कुल सही है। आइए इसका जस्टिफिकेशन देख लेते हैं। तो कह रहा है कि एवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज नोवेयर मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कहीं भी मेंशन नहीं है। इट इज मेंशन इन डीपीएसपी। डीपीएसपी में है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी शुड बी मिनिमाइज्ड। और आप जानते हैं कि फंडामेंटल राइट इज जस्टिसिएबल, डीपीएसपी इज नॉट जस्टिसिएबल। और जो जस्टिसिएबल है ही नहीं उसको आप कैसे लागू करेंगे? वो डिपेंड करता है स्टेट के रिसोर्सेज पे कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी शुड बी मिनिमाइज्ड, कम होना चाहिए। ठीक है, तो एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स बिल्कुल है। एवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ये जो है फंडामेंटल राइट में नहीं है, ये डीपीएसपी में है। और डीपीएसपी राइट इक्वलिटी में नहीं आता है। ठीक है, और प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज राइट इक्वलिटी में ये भी नहीं आता है। 14 to 18 राइट टू इक्वलिटी और राइट टू इक्वलिटी में प्रोटेक्ट ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज नहीं आता है। 14 to 18 के बीच नहीं आता है। Okay, question 4. The right to equality provided in the Constitution covers which of the following fundamental right? Again, right to equality इन तीनों में किसको कवर करता है? पहला है all persons are equal before law. Second, the state cannot discriminate arbitrarily in matter of employment. Third, all citizens are entitled to move freely anywhere in the country. सोचिए। ओके तो कह रहा है कि राइट टू इक्वलिटी किसको कवर करता है? ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर लॉ, यही तो इक्वलिटी। लॉ यानी कि कानून के सामने सब बराबर है। ओके ये सही है। द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट आर्बिट्रेरीली इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के मैटर में स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। अगेन यहाँ इक्वलिटी, डिस्क्रिमिनेशन आपको नहीं करना है। तो राइट टू इक्वलिटी जो 14 to 18 है इसके अंदर आर्टिकल 15 में डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। एंड थर्ड है ऑल सिटीजन्स आर एंटाइटल्ड टू मूव फ्री एनीवेयर इन द कंट्री। आप इंडियन टेरिटरी में कहीं भी मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह कहीं भी मूव कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, ये फंडामेंटल राइट है, बट ये राइट टू इक्वलिटी में नहीं आता, ये आर्टिकल 19 में आता है। और क्वेश्चन है राइट टू इक्वलिटी। तो राइट टू इक्वलिटी 1 कवर करता है, 2 कवर करता है, 3 कवर नहीं करता है। ऑप्शन होगा 1 and 2 ओनली। तो अगर आपने ए लगाया तो आप सही थे। आइए इसका
जस्टिफिकेशन देख लेते हैं। तो कह रहा है कि स्टेटमेंट 3 क्या है? स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 3 इज ऑल सिटीजन्स आर एंटाइटल्ड टू मूव फ्रीली। ओके, स्टेटमेंट 3 जो है ये कम्स अंडर राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19, और क्वेश्चन था राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी देख लेते हैं, जो कि 14 से 18 है। राइट टू इक्वलिटी जो है वो 14 to 18 है। आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड रूल ऑफ लॉ, राइट टू इक्वलिटी, सब बराबर। आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 15 में डिस्क्रिमिनेशन के प्रोहिबिशन की बात की गई है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, ऑन रेस, 2 कास्ट, 3 सेक्स, 4 एंड प्लेस, 5। आर्टिकल 16 जो है वो ये कहता है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में है ना इक्वलिटी होना चाहिए, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी का इक्वलिटी होना चाहिए। आर्टिकल 17 says that abolition of untouchability, अनटचेबिलिटी को बंद होना चाहिए, प्रतिबंध होना चाहिए। एंड आर्टिकल 18 abolition of titles, article 18 talks about abolition of title except military and academic। जैसे एकेडमिक हो गया, जैसे अगर आप डॉक्टर हैं तो दूसरा ये एकेडमिक टाइटल है, डॉक्टर एक एकेडमिक टाइटल है। आप अपने नाम के पीछे शहंशाह और जहांपना ऐसा कुछ इस तरीके के उटपटांग टाइटल्स आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वो जो है आपको अपने आप को शो नहीं कर सकते हैं कि आप बड़े हैं, आप शहंशाह अपने नाम के पीछे राजा लगा लिए हैं और कुछ इस तरीके का। या फिर आप ऐसे ही आपके पास एकेडमिक डिग्री नहीं है और अपने नाम के पीछे डॉक्टर आप नहीं लगा सकते हैं। तो एकेडमिक और मिलिट्री, ठीक है। नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 19 to 22 कवर विच ऑफ दिस राइट। आपके सामने 4 ऑप्शन है, सोचिए। ओके, अगला जो है वो कह रहा है कि आर्टिकल 20 बात करता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 21 says that protection of life and personal liberty, life and liberty। article 21A, article 21A is the right to elementary education। elementary education जो है ये देना है। article 22 protection against arrest and detention। डिटेंशन 2 तरीके के होते हैं, प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। एंड अरेस्ट आप जानते हैं। कह रहा है कि आर्टिकल 23 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 जो है एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट है। एंड प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानव तस्करी, हाँ आप जो है बेच नहीं सकते हैं इंसान को। एंड फोर्स्ड लेबर, और किसी से जबरदस्ती बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते हैं। आर्टिकल 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ व्हाट, टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम हैजार्डस फैक्ट्रीज, ठीक है। तो आर्टिकल 24 इज प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज में बच्चे काम नहीं करेंगे, ये उनका फंडामेंटल अधिकार है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 6 क्वेश्चन 6 which of the following statement violates the right to freedom guaranteed by Constitution of India। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट टू फ्रीडम को वायलेट करता है? आपके सामने ऑप्शन है, तो राइट टू फ्रीडम को कौन सा वायलेट करता है? आइए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट, इंडियन सिटीजन नीड परमिशन टू विजिट सम बॉर्डर एरिया ऑफ कंट्री। क्या आपको परमिशन है या नहीं?
Outsiders are not allowed to buy property in some areas to protect the interest of local population. बाहरी लोग जो हैं किसी किसी खास जगह के वहां पे जो है जमीन वगैरह खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं। अगर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ लोकल पॉपुलेशन, उनके हितों को, लोकल पॉपुलेशन के हितों को ध्यान में रखा जाए, तो क्या बाहर के लोग, दूसरे राज्यों के लोग वहाँ की जमीन को खरीद सकते हैं? अगर नहीं खरीद सकते हैं तो क्या उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है? या द गवर्नमेंट बैन्स द पब्लिकेशन ऑफ बुक दैट कैन गो अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी नेक्स्ट इलेक्शन। आइए इसका जो है जस्टिफिकेशन देखते हैं। ओके, तो कह रहा है कि योर फ्रीडम शुड नॉट क्रिएट पब्लिक न्यूसेंस एंड डिसऑर्डर। आपके पास फ्रीडम जो है इतना नहीं है कि आप पब्लिक न्यूसेंस या पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट कर दें। यानी कि ये देखने को मिल रहा है कि फंडामेंटल राइट लिमिट में है, ये लिमिट है, फंडामेंटल अनलिमिटेड नहीं है। इट इज नॉट एन लाइसेंस टू डू व्हाट वन वांट्स। सेम स्टेटमेंट। तो अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट कैन रिस्ट्रिक्ट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। गवर्नमेंट जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, मतलब कि लिमिटेड है। फंडामेंटल राइट लिमिटेड है। फंडामेंटल राइट सिटीजन्स को भी, सिटीजन्स के लिए फंडामेंटल राइट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड है। और फंडामेंटल राइट जो है वो स्टेट के पावर को भी लिमिट करता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो है, इंडियन सिटीजन्स नीड परमिशन टू विजिट और सम बॉर्डर एरिया। स्टेटमेंट वन, सिटीजन्स कैन मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री। कंट्री में सिटीजन्स फ्रीली घूम सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह, बट ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन, सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा कारणों से बॉर्डर एरिया में एंट्री जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। एंट्री इन बॉर्डर एरिया और आर्मी कैंटोनमेंट एरिया इज रिस्ट्रिक्टेड। और ये आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं है, क्योंकि ये सिक्योरिटी की बात है। सिक्योरिटी और जो है आपके फंडामेंटल राइट लिमिटेड है। कितने लिमिटेड है? आपके फंडामेंटल राइट इतने नहीं है कि देश की सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, ये जो है, या पब्लिक डिसेंसी, पब्लिक न्यूसेंस, पब्लिक डिसऑर्डर हो जाए, या देश के सोवरेनिटी और देश की जो है सिक्योरिटी या इंटीग्रिटी भंग हो, इतना फंडामेंटल राइट नहीं है किसी को। चलिए स्टेटमेंट टू, आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड टू बाय प्रॉपर्टी। अच्छा, आर्टिकल 370 जो कि 2019 में हटा दिया गया, बेटर रेफर टू आर्टिकल 371। तो आर्टिकल 370 जो है, आर्टिकल 370 को ही अगर आप देख लें तो कश्मीर में J&K, कश्मीर में जो है जमीन नहीं खरीद सकते थे। खैर 370 तो अब हट गया है। अब बेटर जो है आर्टिकल 371 आप रेफर कर सकते हैं। आर्टिकल 371 में कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि सिक्किम वगैरह, जहां आप जमीन, प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हैं, जस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ लोकल एंड आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड टू बाय प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि वहां पे माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना है। ओके, स्टेटमेंट 3, गवर्नमेंट बैनिंग बुक। देखिए स्टेटमेंट 3 क्या है? द गवर्नमेंट बैन्स द पब्लिकेशन ऑफ बुक दैट कैन गो अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी। सरकार जो है, सरकार एक ऐसे बुक के पब्लिकेशन को बैन कर रही है जो कि रूलिंग पार्टी के खिलाफ जा सकता है। यानी कि गवर्नमेंट या रूलिंग पार्टी को क्रिटिसाइज कर रहा है, तो उस बुक के पब्लिकेशन को रोक देना, क्या ये राइट टू फ्रीडम का वायलेशन है? देखिए लिखा है कि स्टेटमेंट 3, गवर्नमेंट अगर किसी बुक को बैन कर रही है जो कि पॉलिटिकल कारणों से, तो ये जो है साफ साफ लिखा है कि इज अ वायलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ expression and you have right, article 19(1)(a), right to freedom of speech and expression।
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो किसी बुक को बैन करना ये फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19(1) का हनन है। ओके, क्वेश्चन 7, आर्टिकल 13 कंसिस्ट प्रोविजंस ऑफ। आर्टिकल 13 जो है किसको कैरी करता है इसमें? आपके सामने 4 ऑप्शन है, सोचिए। ओके, तो आर्टिकल 13 जो है, आर्टिकल 12 वो स्टेट का डिफिनेशन है, और आर्टिकल 13 जो है वो ये कहता है, तो डिफिनेशन ऑफ स्टेट तो नहीं होगा। टॉक्स अबाउट रेट्स, नहीं, टॉक्स अबाउट रेट्स तो बिल्कुल नहीं होगा। राइट टू इक्वलिटी, ये तो 14 to 18 है, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। एंड रेट्स जो है ये 32 है, और ये जो है 12 है। तो चौथा जो है ये कह रहा है लॉज इज कंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट विल बी नल एंड वॉइड, तो ये जो है सही है। अगर आपने 4 लगाया तो आप सही है। इसका जो है देखिए, कह रहा है कि आर्टिकल 13 जो है ये कहता है कि लॉ इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स विल बी नल एंड वॉइड, यानी इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा कानून जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है वो बाय डिफॉल्ट नल एंड वॉइड हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट नल एंड वॉइड हो जाएगा। फंडामेंटल कोई भी एक्ट, कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 तो बाय डिफॉल्ट नल एंड वॉइड हो जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव जो है ये कह रहा है टू कीप पारामाउंसी ऑफ व्हाट, paramountcy or supremacy of constitution in regard of fundamental right। फंडामेंटल राइट के रिगार्ड में, फंडामेंटल राइट के केस में कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है, ये आर्टिकल 13 का ऑब्जेक्टिव है। और आर्टिकल 13 क्या कहता है? द लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट विल बी नल एंड वॉइड ऑटोमेटिकली। क्वेश्चन 8, विच इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। 4 ऑप्शन है, सोचिए। ओके, तो पहला ऑप्शन जो है कहता है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 क्या है? क्या वो डिफिनेशन ऑफ स्टेट है? बिल्कुल है। आर्टिकल 13 अभी हमने देखा, लॉज इनकंसिस्टेंट टू फंडामेंटल राइट विल बी नल एंड वॉइड, ये भी सही है। आर्टिकल 14 राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 14 आर्टिकल 14 जो है वो इक्वलिटी है। राइट टू फ्रीडम 19 में है, तो ये जो है गलत है। विच इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, सी इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। एंड आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15 जो है, आर्टिकल 15 में डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात की गई है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये सही है, बी सही है, ए सही है, ये गलत है। और क्वेश्चन था विच इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, देखिए आर्टिकल 14 जो है ये कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ। स्टेट जो है कभी स्टेट, ये आर्टिकल 12 में जो है स्टेट का डिफिनेशन है, और वो स्टेट का डिफिनेशन फंडामेंटल राइट के केस में यूज होगा। तो कह रहे कि स्टेट जो है कभी भी किसी पर्सन से बराबरी का अधिकार नहीं छीन सकती है, इक्वलिटी नहीं छीन सकती है बिफोर द लॉ, यानी कि लॉ के सामने सब इक्वल है। एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, और लॉ का जो है प्रोटेक्शन सबको मिलेगा। ठीक है, ये जो है राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, abolition of untouchability is a component of which of the following categories of the fundamental right under the constitution। 4 ऑप्शंस हैं, देखिए और सोचिए। ओके, तो पहला जो है ये कह रहा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, क्या ये अनटचेबिलिटी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंडर आता है? नहीं। राइट टू फ्रीडम? नहीं। राइट टू रिलीजन? नहीं। राइट टू इक्वलिटी? यस। इसका जो है जस्टिफिकेशन देखते हैं, तो कह रहा है राइट टू इक्वलिटी जो है ये 14 to 18 के बीच में है। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी 14 to 18 है। 14 जो है कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ,
कानून के सामने सब बराबर है। आर्टिकल 15 जो है ये कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 15 जो है वो डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 जो है टॉक्स अबाउट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। And Article 17 talks about abolition of untouchability, while Article 18 talks about abolition of titles except academic। और क्वेश्चन जो था ये राइट टू इक्वलिटी जो कि 14 to 18 सेक्शन जो है वो राइट टू इक्वलिटी में आता है, और आर्टिकल 17 टॉक्स अबाउट अनटचेबिलिटी। Question 10. Which one of the following are fundamental rights? The right to be presented before a magistrate within 24 hours of arrest, the right to be ill-treated or tortured during arrest or in custody, and 3 confession made in police custody cannot be used as evidence against the accused। सोचिए। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट है। तो पहला स्टेटमेंट कि अरेस्ट होने के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार, क्या ये फंडामेंटल राइट है? बिल्कुल है। सेकंड, द राइट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर्ड ड्यूरिंग अरेस्ट और इन कस्टडी। कस्टडी में या अरेस्ट होने के समय आपके साथ इल ट्रीटमेंट या टॉर्चर हो रहा है, क्या उसके खिलाफ आपके पास कोई अधिकार है? बिल्कुल है, और वो जो है फंडामेंटल राइट है कि आपके साथ नहीं हो सकता है इल ट्रीटमेंट या टॉर्चर, नहीं हो सकता है अरेस्ट, ड्यूरिंग अरेस्ट या कस्टडी में। थर्ड में जो है कह रहा है कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी। अगेन, पुलिस कस्टडी में आपके द्वारा कोई कन्फेशन दिया गया है, तो क्या वो कन्फेशन आपके खिलाफ एविडेंस के रूप में यूज हो सकता है कोर्ट में? तो देखिए, अगर पुलिस कस्टडी में कोई कन्फेस करता है कि उसने ये गुनाह किया है, तो वो कन्फेशन जो है उसके खिलाफ एविडेंस एज एविडेंस नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है फंडामेंटल राइट के अंतर्गत ही आता है। आप किसी, मान लीजिए कोई पर्सन है, तो ए को आप टॉर्चर नहीं कर सकते, उसको आप प्रेशर नहीं डाल सकते कि वो अपने खिलाफ जो है अपने खिलाफ ही जो है विटनेस कर दे, अपने खिलाफ गवाही दे दे। ये जो है टॉर्चर नहीं डाल सकते हैं, टॉर्चर नहीं कर सकते हैं, प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं। ये जो है बिल्कुल उसका फंडामेंटल राइट है। तो 1, 2 and 3 सी सही होगा, अगर आपने सी लगाया है तो सही है। आइए इसका जस्टिफिकेशन देखते हैं। तो कह रहा है आर्टिकल 20 टॉक्स अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, मीन्स नो पर्सन शैल बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। एक ही गुनाह के लिए किसी इंसान को 2 बार सजा नहीं दिया जा सकता है। सेकेंड, द पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, यानी कि नो पर्सन, कोई भी किसी को भी प्रेशराइज नहीं किया जा सकता है फॉर द विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। उसको उसके खिलाफ कोई इंसान है जिसका नाम ए है, तो इसको इसी के खिलाफ विटनेस दे, गवाही दे दे, आप इसको प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है सही था, मजिस्ट्रेट के सामने अरेस्ट होने के लिए 24 घंटे के अंदर पेश होना। दूसरा, राइट टू इल ट्रीटमेंट एंड टॉर्चर, ये जो है फंडामेंटल राइट है। ड्यूरिंग अरेस्ट और इन द कस्टडी आपको इल ट्रीटमेंट या टॉर्चर नहीं किया जा सकता है। एंड पुलिस कस्टडी तो हो ही गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स come under the right to life and liberty under 21 as per interpretation of Supreme Court। आपके सामने 4 ऑप्शन है, सोचिए। आइए देखते हैं। तो कह रहा है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जो कि अंडर आर्टिकल 21 है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा आता है? तो राइट टू लाइवलीहुड आता है, राइट टू शेल्टर ये भी आता है, राइट टू स्पीडी ट्रायल ये भी आता है, राइट ऑफ वुमेन टू बी ट्रीटेड विथ डिसेंसी एंड डिग्निटी ये भी आता है। तो 1, 2, 3 and 4,
यानी कि अगर आपने डी लगाया था तो आप बिल्कुल सही थे। इसका जस्टिफिकेशन। क्वेश्चन 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट है और दोनों स्टेटमेंट में कौन सा सही है आप सोचिए। ओके, so the first statement is right to equality before law is not effective in India because citizens do not have fundamental right to be defended by a lawyer. किसी पर्सन को a citizen do not have a fundamental right to be defended by a lawyer. A citizen have fundamental right to be defended by a lawyer. It is the constitutional duty of a state to provide a lawyer to any citizen who is unable to engage lawyer due to poverty. Yes, this is a constitutional duty of a state to provide. किसी ऐसे इंसान को जो लॉयर को हायर नहीं कर सकता, पैसे की तंगी की वजह से स्टेट अपने तरफ से उसे एक लॉयर देगा। ये जो है बिल्कुल सही है और ये जो है गलत है क्योंकि यहाँ डू नॉट लगा हुआ है। सिटीजन्स हैव फंडामेंटल राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर, तो इसमें जो है सिर्फ 2 सही है। ओके, so the article 22 says that protection against detention and arrest in certain cases, and statement 1 जो है वो कह रहा है कि according to article 22 every person has fundamental right to defended by a lawyer. हर नागरिक को ये अधिकार है अपनी बात रख सकता है। स्टेटमेंट 2, इट्स ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड अ लॉयर। अगर कोई गरीब है, अगर किसी के पास इतने पैसे नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो एक लॉयर जो है हायर कर सके, तो ये स्टेट की ड्यूटी बनती है उसे एक लॉयर प्रोवाइड करे। ठीक है, ओके। क्वेश्चन 13, आर्टिकल 29 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइट। 4 ऑप्शन है, पढ़िए और सोचिए। ओके, तो कह रहा है कि आर्टिकल 29 कौन सा है। तो पहला स्टेटमेंट जो है कह रहा है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज। ये तो आर्टिकल 20 है, दिस इज आर्टिकल 20। सेकेंड इज द प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, दिस इज राइट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन and it is mentioned in article 23। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ये सही है। तो 3 जो है ये ऑप्शन अगर आपने चुना था तो आप सही थे। आर्टिकल 29 जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज की बात करता है। Again, Article 29 of the Indian Constitution provides that any section of citizen residing in the territory of India or any part of having a distinct language, script or culture, language, script और culture, इसको राइट टू कंजर्व, इसको कंजर्व करने का पूरा अधिकार आर्टिकल 29 देता है। अगर कोई जो है अपने लैंग्वेज, अपने स्क्रिप्ट और अपने कल्चर को कंजर्व करना चाहता है तो वो कर सकता है और ये अधिकार उसको आर्टिकल 29 देता है। क्वेश्चन 14, which of the following article of the Constitution of India specifies the right of minorities to establish and administer educational institutions? पढ़िए। ठीक है, तो आर्टिकल 30 जो है ये राइट्स देता है टू एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसका जस्टिफिकेशन ले लेते हैं। कह रहा है कि आर्टिकल 30 जो है ये राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, ये माइनॉरिटीज का राइट्स है। क्या राइट है? टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर व्हाट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री, एजुकेशनल एंड
administer and establish the educational institution in the country. This is the right of minority. Article 30. Here all minorities have equal right to administer and establishes educational institution of their choice within the territory. Minorities on basis of religion और minorities on the basis of language. तो अगर रिलीजियस बेसिस पे माइनॉरिटीज हैं या लैंग्वेज के बेसिस पे माइनॉरिटीज हैं, दोनों का अधिकार है अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप करने का। ये आर्टिकल 30। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, विच अमेंडमेंट एक्ट the right to property guaranteed by article 31 was removed. Which amendment? तो यहाँ दिया है सॉल्यूशन 44th अमेंडमेंट एक्ट। आर्टिकल 31 जो है रिमूव कर दिया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1978 में हुआ था, एंड इट्स स्टिल अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, अब जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। फंडामेंटल राइट नहीं है। तो आर्टिकल 31 जो है वो 44th अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1978 में आया था, उस अमेंडमेंट एक्ट में आर्टिकल 31 को रिमूव करके आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है, और ये जो है अब फंडामेंटल राइट ना हो करके लीगल राइट है। फंडामेंटल राइट नहीं है, ये अब लीगल राइट है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। अगला टेस्ट जो है वो रिट्स पे आने वाला है और ये वीडियो भी बहुत जल्द अपलोड होगा, तो आप अपना फीडबैक जो है हमारे साथ जरूर शेयर करें। कैसा लगा आपको ये टेस्ट हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वी रियली अप्रिशिएट योर टाइम। जय हिंद दोस्तों।